नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष मिश्रा फेमस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। मैंने आपको बताया था कि आप मैप में किसी भी मैप में दिशाओं का ज्ञान कैसे करें। तो मान लीजिए मैं ये मैप के ठीक सामने खड़ा हूँ, तो हमारे सर की तरफ नॉर्थ होता है, पैर की तरफ साउथ, और दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हो गया उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। मुख्य रूप से 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला भाग है उत्तर का भाबर एवं तराई प्रदेश। उत्तर का भाबर, ये दोनों जो मोटी लाइन दिख रही है आपको ना, काले और लाल रंग से रंगी हुई, ये उत्तर का भाबर और तराई प्रदेश है। और ये जो बीच वाला मैदान मोटा सा दिख रहा है, ये मध्य का मैदानी भाग बोला जाता है, मध्य का मैदानी भाग। और ये जो नीचे वाला भाग है, सबसे दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसमें भी जो उत्तर का भाबर एवं तराई प्रदेश है, इसमें भी 2 भाग है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको भाबर का क्षेत्र बोलते हैं, भाबर प्रदेश या भाबर का क्षेत्र बोल सकते हैं। और ये जो काले रंग से रंगा हुआ है, ये इसको कहते हैं तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये भौतिक रूप से इसका 3 विभाजन है, 3 तरह से इसका विभाजन है। पहला है उत्तर का भाबर एवं तराई प्रदेश, दूसरा है मध्य का मैदान, और तीसरा है दक्षिण का पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो आइए एक एक करके देखते हैं। भाबर का क्षेत्र, दोस्तों ये जो भाबर का क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उत्तर का सबसे उत्तरी भाग है। और जैसे ही जहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ खत्म होती हैं, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ जैसे ही खत्म होती हैं, वहाँ से तुरंत भाबर का क्षेत्र शुरू हो जाता है। भाबर का क्षेत्र शुरू होता है शिवालिक पहाड़ियों से ठीक नीचे, और तराई भाग के ठीक ऊपर भाबर का क्षेत्र है। जो इसकी दोस्तों चौड़ाई है, वह 30 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर चौड़ाई है। यहाँ से यहाँ तक ये जो फैला हुआ है, 30 से 40 किलोमीटर क्षेत्र में ऐसे पट्टी के रूप में फैला हुआ है भाबर का तराई क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा कि ये जो भाबर क्षेत्र है, यह पूरी तरह से कंकड़ीली और पथरीली जमीन से मिलकर के बना है। किससे? कंकड़ीली और पथरीली जमीन से मिलकर के बना है। इसकी वजह से यहाँ की जो जमीन है वह ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर समतल बहुत कम मिलता है आपको, तो ऊबड़ खाबड़ जमीन है इसकी। तो ये हमारा भाबर का प्रदेश हो गया। एक खास बात बता दूं कि यहाँ पे जो हिमालयी नदियाँ आती हैं, यहाँ पे आने के बाद ये पूरी तरह से भूमिगत हो जाती हैं। भूमिगत का मतलब होता है कि वह भूमि के अंदर चली जाती हैं, ऊपर से नहीं दिखती हैं, फिर पुनः उनका उद्गार आगे चल के होता है। तो अब बात करते हैं तराई क्षेत्र का। ठीक है, तराई क्षेत्र का बात करते हैं। तो ये जो तराई क्षेत्र है आपका, यह मध्य के मैदान के ठीक ऊपर और भाबर प्रदेश के ठीक नीचे बीच में यह तराई प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा कि जो तराई का जो प्रदेश है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो चौड़ा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह थोड़ा पतला है। तो अगर बात करें अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है, यह लगभग 80 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर के बीच में होती है, यहाँ से यहाँ तक। और ये एक तरह से दलदली भूमि से बना हुआ है। दलदली भूमि से बने होने का इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, अच्छी सी व्यवस्था नहीं है कि जल वहाँ से निकले। इसलिए जो वहाँ का क्षेत्र है वो दलदली के रूप में है, यह दलदली रूप में है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो इसी क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप आपका बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो क्षेत्र है आपका सहारनपुर से लेकर के बिजनौर, आपका यह पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और यहाँ पे देवरिया, कुशीनगर, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, देवरिया तक लेकर के, ये बहुत चौड़ी पट्टी में। गोरखपुर भी इसी क्षेत्र में आता है। यहाँ पे धान एवं गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। धान एवं गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वह तराई प्रदेश में ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, जो घने वन मिलते हैं, उसमें साल, सेमर, तेंदू आदि के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, और सवाना प्रकार की लंबी लंबी घासें भी मिलती हैं इस तराई प्रदेश में। तो दोस्तों ये आपका तराई प्रदेश रहा। अब अगर मध्य का मैदान की बात करें, तो ये जो मध्य का मैदानी भाग है, ये दक्षिण के पठारी प्रदेश के ठीक ऊपर और तराई प्रदेश के ठीक नीचे है।
और इसका जो निर्माण हुआ है कई नदियों से मिलकर के हुआ है। जैसे गंगा की कई नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं जिनसे मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। इसमें आपका यमुना है, गंगा है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है। इन सब नदियों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। मध्य के मैदान का, जो मध्य का मैदान है उसका जो निर्माण हुआ है वह निक्षेपित काप मिट्टी और प्लस कीचड़ बालू से मिलकर के हुआ है। ये जो निक्षेपित काप मिट्टी होती है इससे और कीचड़ बालू से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम इसको भौतिक रूप से अगर इस मध्य के मैदान को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है बांगर प्रदेश और एक होता है खादर प्रदेश। जो बांगर प्रदेश होता है दोस्तों, वो तो नदियों के किनारे का वो भाग जहाँ पर बाढ़ का पानी बिल्कुल भी नहीं पहुँचता। मान लीजिए कि कोई नदी है, किसी नदी से बहुत ज़्यादा दूर तक पहुँचेगा तो 1-2 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी पहुँचेगा। उसके बाद की जितनी भी भूमि है वह एक तरह से बांगर प्रदेश है। वह भी जलोढ़ अवसादों से मिलकर के बनी होती है। उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो बांगर का प्रदेश बना होता है वो उसके पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जबकि खादर होता है वह नवीन जलोढ़ मिट्टी से मिलकर के बना होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है और ये हर साल नदियों द्वारा जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। मान लीजिए कि ये जो नदी है, मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी में तो जब बाढ़ आता है तो ये पूरी तरह से भर जाती है और इसके आसपास भी कुछ पानी इधर उधर चला जाता है। तो जहाँ तक ये पानी जाता है वहाँ पर अवसाद जमा हो जाता है। वो गंदे पानी की वजह से वहाँ पे अवसाद जमा हो जाती है, जिससे कि वहाँ की जो मिट्टी है वह नवीन हो जाती है। तो यहाँ ये भूमि बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही भूमि होती है, खादर प्रदेश। तो इसलिए इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं, खादर प्रदेश को, और बांगर प्रदेश को पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपका मध्य का मैदान है, मध्य का मैदान है। अगर अब दक्षिण के पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जो यहाँ पे आपका हमीरपुर, जालौन और इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, चंदौली के चकिया जिले तक, चकिया तहसील तक फैला हुआ है। ये आपका दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। दोस्तों इसमें जो मतलब बात करें अगर दक्षिण के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र की, तो इसमें जो कैमूर एवं सोनारकर की पहाड़ियाँ इसी दक्षिण और इसी क्षेत्र में स्थित हैं। दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में ही स्थित हैं। इन दोनों की अगर मैक्सिमम ऊंचाई की बात करें तो ये 600 मीटर से भी अधिक है। 600 मीटर से भी अधिक सोनारकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और ये जो दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो ढलान है यह उत्तर की, दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी कि इधर से इधर जब जाएंगे तो ये ढलता जाता है। इसी क्षेत्र में ही आपकी बेतवा, केन, सोन, टोंस और रिहंद नदी बहती है। तो ये हमारा रहा दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्वार, गेहूं और चना उगाया जाता है इस क्षेत्र में, दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में। तो अब आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का तो ये भौतिक विभाजन रहा। अब देखते हैं कि जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश का विभाजन कैसे है। तो ये है जलवायु के आधार पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का विभाजन। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। यमुना और गंगा नदी के दोनों के बीच में जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, इसको दोआब बोलते हैं। दोआब का मतलब होता है दो, मतलब, और आब का मतलब होता है भूमि। तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो ये है, ये पूरा गंगा यमुना का दोआब, और ये गंगा है और ये रामगंगा है, सॉरी ये रामगंगा नदी है और ये गोमती नदी है और ये घाघरा नदी है। गंगा और रामगंगा के बीच के जो क्षेत्र हैं इसको बोलते हैं रुहेलखंड का, रुहेलखंड का क्षेत्र, रुहेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं। और राम, गोमती और घाघरा नदी के बीच ये जो क्षेत्र पड़ता है इसको अवध का मैदान बोलते हैं। अवध का क्षेत्र या मैदान कह दीजिए, अवध का क्षेत्र या मैदान। और गंगा और यमुना के बीच की जो बीच की दूरी है इसको दोआब बोलते हैं, दोआब, ठीक है। तो अब इसको भी कई बार ऊपरी गंगा यमुना का, अब देखिए यहाँ पे बहुत जलवायु के और वनस्पति के आधार पर उत्तर प्रदेश का मुख्यतः दो रूप से वर्गीकरण किया गया है। एक तो दक्षिण का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा मैदानी प्रदेश।
अब दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र को भी दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, बुंदेलखंड का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र और बघेलखंड का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। जो बुंदेलखंड का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है दोस्तों, यह आपका बहुत काफ़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ये जो क्षेत्र हैं आपका, ये ऐसे जो दिखते हैं ये बघेलखंड के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, और बुंदेलखंड के क्षेत्र के रूप में। जो बघेलखंड का क्षेत्र है ये आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और कुछ एमपी का क्षेत्र रीवा वगैरह लेकर के बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आपका थोड़ा बहुत इलाहाबाद और कौशाम्बी का क्षेत्र मिल करके बघेलखंड का निर्माण करते हैं। तो दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र को इन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र एवं बघेलखंड का पठारी क्षेत्र। जो बुंदेलखंड का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यह निश्च चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है निश्च चट्टानों से मिलकर के हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 300 मीटर के लगभग है, 300 मीटर के लगभग है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और यहाँ पे जो बघेलखंड का जो निचली हिस्सा है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, यहाँ पे लाल मिट्टी का एक पट्टी मिलता है निचले बघेलखंड के निचले हिस्से में, ठीक। और यहाँ पे जो वर्षा होती है लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा जो होती है एक वर्ष की वह 100 सेंटीमीटर होती है। अब अगर बघेलखंड की बात करें दोस्तों, तो ये जो बघेलखंड का क्षेत्र है यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में आपका ये फैला हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वह 450 मीटर है। कितनी है? लगभग इसकी 450 मीटर ऊंचाई है। और यहाँ पे इस क्षेत्र की सबसे मुख्य नदी है वह सोन नदी है, जो कि बघेलखंड क्षेत्र में बहती है, सोनभद्र से होकर के ऐसे गुजरती है ये। तो ये हमारा दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है। अब अगर बात करें मैदानी क्षेत्र को, तो मैदानी क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो बुंदेलखंड का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु है वह मौसमी जलवायु एवं मौसमी वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और ठीक इसी तरह से बघेलखंड के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में भी मौसमी जलवायु एवं मौसमी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक। मानसूनी कहिए या मौसमी, ठीक है, दोनों में से एक ही है। अगर आप बात करते हैं मैदानी क्षेत्र प्रदेश की, तो मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और ये जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है वह कई नदियों से मिल करके हुआ है। यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये जितनी भी नदियां हैं वह एक गंगा की सहायक नदियां हैं, इन्हीं के मिलने से बना है। तो हम पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से कन्नौज से इधर का भाग आपका बोला जाता है ऊपरी गंगा का मैदान, और यहाँ मध्य गंगा का मैदान या मध्य गंगा यमुना का मैदान, और ये निचली गंगा का मैदान इधर बोला जाता है पूरा। निचली कहिए या पूर्वी कहिए, एक ही बात है, निचली या पूर्वी गंगा का मैदान। तो जो ऊपरी गंगा का मैदान है वह आपका दक्षिण के बुंदेलखंड से ऊपर और यहाँ पे भाबर एवं तराई प्रदेश से ठीक नीचे से लेकर के शुरू होता है। ये पूरा आपका ऊपरी गंगा का मैदान की जो अगर लंबाई की बात करें तो 500 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यानी 500 किलोमीटर लंबाई में और 80 किलोमीटर चौड़ाई में लेकर के ये ऊपरी गंगा का मैदान फैला हुआ है। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में तापमान 23 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अगर शीत ऋतु में देखें तो शीत ऋतु में इसका तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पे जो औसत वर्षा होती है वह 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसको कह सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। अगर मध्य गंगा के मैदान की बात करें तो ये जो मध्य गंगा का मैदान है यह यहाँ पे जो यहाँ की भूमि है वह निक्षेपित काप मिट्टी से मिलकर के बनी होती है। और यहीं पे मध्य गंगा के मैदान में ही आपका बांगर और खादर जो भूमि है वो मुख्य रूप से यहीं पाई जाती है। मुख्य रूप से, वैसे तो मिलती है हर जगह,
लेकिन मुख्य रूप से मध्य गंगा के मैदान में ही बांगर और खादर की भूमि मिलती है। और खास तौर से जो निचली या पूर्वी गंगा का जो मैदान है वहाँ पर तो खादर मिट्टी की अधिकता ज़्यादा है, खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। मध्य गंगा के मैदान में अगर ग्रीष्म ऋतु में देखें तो यहाँ का तापमान 40 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक पहुँच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। और शीत ऋतु में यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे तापमान रहता है। ध्यान दीजिएगा कि मध्य गंगा के मैदान में नदियों द्वारा बालुओं का ढेर बना दिया जाता है, जिसे भूड़ कहते हैं। कहीं कहीं पे भूड़ और या भूड़ या भूर भी इसको कहते हैं, जो कि नदियों के द्वारा लाए गए बालू का एक ढेर होता है, टीला होता है मध्य गंगा के मैदान में, तो इसको भूड़ या भूर कहते हैं। अगर पूर्वी गंगा के मैदान की बात करें तो मैंने अभी बताया कि पूर्वी गंगा के मैदान में खादर मिट्टी की अधिकता ज़्यादा होती है, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पे जो गर्मी का तापमान होता है वह 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगर ग्रीष्म शीत ऋतु की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दोस्तों यहाँ पे नदियों के किनारे नीम, शीशम, पीपल वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं पूर्वी गंगा के मैदान में। और यहाँ पे जो वर्षा होती है, ये जो यहाँ पे वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में औसत वर्षा होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपरी गंगा के मैदान में 100 से 150 होता है, मध्य गंगा के मैदान में भी कम होता है, पूर्वी गंगा के मैदान में भी कम होता है। तो अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऊपरी गंगा के मैदान में होती है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो जो है ये उत्तर प्रदेश की भौतिक विभाजन के संबंध में था। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन कोई भी गलती हो जाती है अगर मेरे से ह्यूमन एरर की वजह से, तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में सुधार करके पिन कर देता हूँ, जो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।